भले ही दुनिया को अलविदा किया गए असरानी जी, पर उनके कदमों की आहट शोले वाली लोगों के दिमाग में हमेशा रहेगी। और असरानी जी को भूलना असंभव है, दिल में वो हमेशा रहेंगे। जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। बहुत से सिने प्रेमी उन्हें केवल सरनेम से जानते हैं, इवन शायद वो उनके नाम को भी असरानी ही मानते होंगे। बोला उतना ही बोल। बरसों तक अपनी फिल्मों के मार्फत दुनिया को हंसने हंसाने वाले गोवर्धन असरानी 2025 के दिवाली के दिन दुनिया से विदा हो गए। उनका जाना भी लोग एक कॉमेडी का सीन मान रहे थे, लेकिन वो वास्तव में विदा हो गए। अमिताभ बच्चन की तरह उनकी भी ऊर्जा कम नहीं हुई थी और हर साल 4-6 फिल्मों में वो दिखे जाते थे। और ऐसा सिलसिला कब से चल रहा था? 1970 से लगभग हर साल, कमोबेश हर साल 5 फिल्में औसत मान लें कि उनकी आती थी। अनेक सफल फिल्मों में काम किया, डायरेक्टर रहे, बहुत अच्छे दोस्त रहे। अब दुनिया से एक दिन तो जाना ही पड़ता है, सबको जाना पड़ता है, लेकिन सबको खुश करके जाने वाले, सबके दिल में रहने वाले बिरले होते हैं। और हमारे गोवर्धन असरानी भी कुछ ऐसे ही थे, हर दिल अजीज, दोस्तों के दोस्त। अपना घरेलू कारोबार छोड़ करके जब वो दिल्ली आए तो शुरुआत में तो काम मिलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दोस्त उनके बहुत अच्छे बन गए थे। फ्रेंड सर्कल गजब का था और अपने दोस्त विश्वजीत की मदद से उन्हें हर एक कांच की चूड़ियां में काम करने का मौका मिला। हर एक कांच की चूड़ियां में उनका रोल हीरो के दोस्त का था। तो फिल्म के हीरो थे विश्वजीत, जो प्यार में पड़ जाते हैं और उस प्यार में उन्हें जो परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं उससे उन्हें बाहर निकालने का काम करते हैं उनके मित्र, मतलब हमारे FTTI में टीचर रहे थे असरानी जी। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उनकी स्टूडेंट थी जया भादुड़ी। है क्या बोलो, जिंदगी है क्या। जिंदगी का पाठ पढ़ाने वाला ये गीत फिल्म सत्यकाम का है। और सत्यकाम उन्हें मिली कैसे? क्योंकि FTTI में अक्सर ऋषिकेश मुखर्जी आते रहते थे, तो गुलजार साहब से असरानी जी की पहचान थी। अब उनके खास मित्रों में थे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया भादुड़ी, संजीव कुमार, जितेंद्र और गुलजार साहब। जब ऋषिदा फिल्म गुड्डी के लिए नायिका की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने असरानी साहब से भी एडवाइज ली और असरानी साहब ने अपनी ही स्टूडेंट जया भादुड़ी का नाम तजवीज़ किया। बाद में असरानी को भी एक रोल मिला और वो रोल भी बहुत अच्छा था। फिल्म गुड्डी का स्क्रीन प्ले और कहानी लिखी थी गुलजार साहब ने। अब एक ऐसी लड़की की कहानी है जो फिल्मी दुनिया को सच समझ लेती है और धर्मेंद्र से प्यार करने लगती है। अब सुन के अजीब लगेगा आपको, लेकिन फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है, धर्मेंद्र से प्यार करती है और धर्मेंद्र से मिलती भी है और बाद में खुद धर्मेंद्र उन्हें फिल्मी दुनिया की हकीकत बताते हैं। सब कुछ ठीक ठाक है। असरानी साहब को दोस्ती निभाने का बड़ा शौक था, गजब के दोस्त थे। और उनके ऐसे ही एक दोस्त थे गुलजार साहब। गुलजार साहब की कोई भी मूवी हो, असरानी साहब के लिए एक खास डिजाइन रोल उस मूवी में रहता ही था। गुलजार साहब डायरेक्टेड पहली मूवी थी मेरे अपने, जो 1971 में आई और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे रोमू सिप्पी, जो गुलजार साहब के दोस्ती थे। तो डेफिनेटली असरानी साहब के लिए एक खास रोल डिजाइन किया और वो एक युवा का रोल था जो
तात्कालिक परिस्थितियों से, जो 70 के दशक की जो परिस्थितियाँ थीं जिनमें एक कुंठित युवा ज़्यादा थे, उनकी कहानी इस मूवी में है। किया लगता है वो भी किया काम। अब आज का जो युवा वर्ग है वो 70 और 80 के दशक को इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। एक अलग ही दुनिया थी, लाइसेंस कंट्रोलिंग का राज, एक बेरोजगारों को लंबी युवा फौज, काम आसान नहीं, व्यवसाय आसान नहीं, और बहुत से परिस्थितियों में देश घिरा हुआ था और सबसे ज़्यादा कुंठित थी युवा ऊर्जा। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक। गुलजार साहब की ये मूवी फिल्मी आर्ट के पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है। इस मूवी को देख करके आप बहुत सी बातें सीख सकते हैं। कुछ नेक्स्ट लेवल की मूवी है और कलाकार इसके आपको सुन के आश्चर्य होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी, विनोद खन्ना इस मूवी में पहली बार ठीक से दिखाई दिए थे। जया भादुड़ी, जो बाद में जया बच्चन बन गई, उनके मन में अपने टीचर के लिए एक विशेष स्थान है। तो जब भी जया जी किसी फिल्म में आती तो उनका कंफर्ट लेवल बनाने के लिए उनके टीचर हमेशा साथ में रहते, भले ही छोटा रोल हो लेकिन रहते जरूर। राजश्री प्रोडक्शन में असरानी जी पहली बार आए थे 1972 में और मूवी थी पिया का घर। इसके डायरेक्टर थे बासु चटर्जी और नायिका थी जया भादुड़ी। दिल में उतरने वाला ये गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अपना लो जो ही जीवन की रीत है। असरानी साहब के अच्छे मित्रों में से एक मित्र थे संजीव कुमार, और संजीव और जया जी को लेकर जब गुलजार साहब ने मूवी बनाई कोशिश, तो एक रोल उन्होंने असरानी साहब के लिए डिजाइन किया। अब इस फिल्म में हीरो और हीरोइन दोनों ही मूक बधिर होते हैं, माने मूक बधिर प्रेमियों की कहानी है। पर आप सब लोग जानते हैं कि प्रेम की तो कोई भाषा होती नहीं है, वो तो दिल से दिल में उतरता है। तो एक मूक बधिर प्रेमी या मूक बधिर समाज अपनी सहज जिंदगी कैसे जीता है, उनकी कहानी है। थोड़ा बदमाश टाइप का रोल प्ले किया है इसमें, जो कि कॉमेडी रोल से अलग है, पर ऐसे रोल भी उन्होंने कुछ मूवी में निभाए हुए हैं। खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई। किसी मूवी में उनका रोल बड़ा छोटा होता था, डायलॉग भी नाम मात्र को होते थे। जैसे फिल्म सीता और गीता, इसमें वो केवल 2 मिनट के लिए आते हैं। एक डॉक्टर होते हैं जो डिलीवरी करवाने के लिए आते हैं, लेकिन पूरे सीन में वो केवल मुस्कुराते रहते हैं या ठाके लगाते रहते हैं। बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है। हेमा जी की फेवरेट मूवी है सीता और गीता, जिनमें पहली बार जुड़वा रोल में आई थी और बड़े बखूबी से दोनों रोल निभाए हैं। अब डॉक्टर असरानी को उनकी डिलीवरी करवानी थी, लेकिन उनके आने से पहले सीता गीता दोनों पैदा हो जाती हैं। अरे रे रे, घटा के संग संग संभलना। हवा के साथ साथ। तो इस तरह के रोल तो वो अपनी दोस्ती के वजह से कर ही लेते थे, लेकिन संजीदा और उम्दा रोल भी मिलते थे, जैसा कि फिल्म बावर्ची में। और बावर्ची में उनके दोस्त थे राजेश खन्ना। फिल्म बावर्ची विशुद्ध कॉमेडी है। राजेश खन्ना ने गजब की कॉमेडी की है, अच्छे कॉमेडियन को पीछे छोड़ दिया, इतनी शानदार कॉमेडी की है। इस फिल्म में बहुत सारे कलाकार थे, इसमें सरोजनी नायडू जी के भाई हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय भी थे। गुड मॉर्निंग ओ पापा, गुड मॉर्निंग। अब इस मूवी में असरानी ने एक संगीतकार का रोल प्ले किया है। अब उनके घर में रसोईया होता नहीं है,
तो एक नया रसोईया आता है। ये नया रसोईया होता है राजेश खन्ना, और उसके आने से घर में खुशियाँ छा जाती हैं, सभी के मन में खुशियाँ भर जाती हैं। लेकिन एक दिन रसोईया गायब हो जाता है। To everybody, good morning, good morning, good morning. अब असरानी जी के घर में आने वाला ये रसोईया मल्टी टैलेंटेड होता है, मल्टी फेसेटेड होता है। कोई ऐसी जानकारी नहीं जो उसके पास ना हो, कोई ऐसी आर्ट नहीं जो उसके पास ना हो। वो खाना तो गजब का बनाता ही था। लेकिन एक दिन वो कुक गायब हो जाता, और साथ में गायब हो जाता है घर का संदूक। Yes, Daddy. अपनी भाषा में बोलो। अरे हाँ, 1972 में राजकुमार मित्रा को उपन्यास रंगीन उत्तरायण पर गुलजार साहब ने एक मूवी बनाई, और मूवी का नाम था परिचय। परिचय में उन्होंने अपने मित्र असरानी को एक खास रोल दिया। हालांकि इसमें लीडिंग रोल था जितेंद्र का। यारो ना घर है ना ठिकाना। फिल्म परिचय के म्यूजिक डायरेक्टर थे आर.डी. बर्मन। अब एक बार आशा जी ने बताया, आशा भोसले ने बताया कि यूँ तो उन्होंने बहुत गीत गाए हैं और आर.डी. ने बहुत सारा संगीत भी दिया हुआ है, लेकिन जब आर.डी., गुलजार और आशा जी खुद ये तीन एक साथ होते थे तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें तैयार होती थी। गामा को लेकर गाते चले। इस मूवी में जितेंद्र एक ऐसे युवा का रोल प्ले करते हैं जो बिना किसी जॉब के होता है और एक ट्यूशन स्वीकार कर लेता है, शैतान बच्चों को पढ़ाने का ट्यूशन। अब उन शैतान बच्चों के घर में उनकी एक दीदी भी होती हैं, और इन सारे बच्चों की देखभाल करने का काम करने का जिम्मा मिला था असरानी जी को। चले तुम भी गाओ। अब ऊपरी तौर पर तो एक सामान्य फिल्म लगती है, लेकिन फिल्म में काफ़ी विशेषताएं हैं। जैसे उस समय 70 के दशक में युवा वर्ग की क्या हालत थी, और दूसरे घर में ज़्यादा सख्ती होने से, माने ज़्यादा सख्त पेरेंट्स होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, और तीसरा अगर टीचर और स्टूडेंट एक साथ ट्यून हो जाएं तो कितने अच्छे परिणाम आ सकते हैं। बहुत सी बातें थीं, शिक्षा से संबंधित, दर्शन शास्त्र से संबंधित। क्या तेरी तारीफ। अभिनेता जितेंद्र के साथ भी असरानी जी के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, और जहाँ तक मैंने देखा है कि जितेंद्र की मूवी में कोई ना कोई रोल उनके लिए रिजर्व रहता था। कोई भी रोल हो, साधारण से साधारण रोल हो या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, कोई ना कोई रोल तो रहता ही था। भी तो ऐसे अंदाज नहीं मिलते रात दिन। ऐसी एक मूवी थी विदाई 1973 में। इसमें असरानी जी ने डबल रोल प्ले किया है, एक गांव के सीधे साधे युवक का और एक कनिंग टाइप के एक शहरी युवक का जो पाइप स्मोकिंग का शौकीन होता है। लेना तिजोरी का ताला मेरा। मूवी में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने पति को अपने पूरी तरह अधिकार में रखना चाहती है, और इजीली वो अपने पति के साथ एडजस्ट नहीं करती। जया जी की ज़्यादातर मूवी ऐसी हैं जिनमें असरानी जी के लिए कोई ना कोई रोल लिखे गए हैं। उसका एक कारण था कि असरानी जी उनके टीचर थे, और डेफिनेटली जब भी कोई असुविधा होती तो असरानी उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका। फिल्म अनामिका एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी याददाश्त खो देती है। अब संजीव कुमार उनको अपने घर में ले आते हैं, जैसे तैसे करके उनकी याददाश्त वापस आती है, लेकिन तब तक संजीव कुमार उनसे प्यार करने लगते हैं। अनामिका मूवी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा मूवी देखते हुए। हीरो मतलब संजीव कुमार एक नॉवल राइटर होते हैं। एक दिन उन्हें
जया भादुड़ी मिलती हैं, जिन्हें गुंडे सड़क पर फेंक गए होते हैं, तो उन्हें अपने घर ले आते हैं। लाना नहीं चाहते थे लेकिन ले आते हैं। अब जया भादुड़ी जब सुबह जागती हैं उनके घर आकर के, तो वो संजीव कुमार को ही अपना पति मानने लगती हैं। डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इनको एमनीशिया है, माने इनकी याददाश्त जा चुकी है। तो नेचुरली वो उनके घर पर रहती हैं। जाना है नजर चुरा के। 1974 में ऋषिकेश मुखर्जी एक मूवी आई और मूवी का नाम था नमक हराम। मूवी में कलाकार थे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और सांवली सलोनी रेखा। असरानी जी ने रेखा के भाई का रोल प्ले किया था। शायर बदनाम। फिल्म 74 में आई थी। अमिताभ बच्चन के दिन अच्छे शुरू हो गए थे, चढ़ते सूरज बन गए थे और राजेश खन्ना के कुछ ढलान का टाइम शुरू हो गया था। लाइसेंस और कंट्रोल वाले कांग्रेस के राज्य में उस समय ट्रेड यूनियन या हुआ करती थी, माने बड़ा वर्चस्व था ट्रेड यूनियन का हर कारखाने पर। तो ट्रेड यूनियन का एक नेता था और उसके अपोजिट में हमारे दोनों हीरो थे, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। नदिया से दरिया। अब असरानी जी इसमें हीरोइन के भाई होते हैं। डेफिनेटली अपनी बहन की शादी के लिए परेशान रहते हैं और जब उन्हें एक ठीक ठाक लड़का राजेश खन्ना के रूप में दिखाई देता है तो तैयार हो जाते हैं। सागर से गहरा जा, सागर से। फिल्म अभिमान में असरानी का रोल बड़ा खास था। होते तो इसमें भी वो सेक्रेटरी हैं, पर सेक्रेटरी कुछ भाई से ज़्यादा, कुछ पेरेंट्स से ज़्यादा, कुछ अलग टाइप का सेक्रेटरी जो अपने बॉस के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। मिला रे मन का कोई तो मिलन का। फिल्म अभिमान की कहानी साइकोलॉजी का एक बढ़िया सब्जेक्ट है। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है अभिमान, तो इसमें पुरुष का अभिमान दिखाया है कि अगर पत्नी प्रोफेशनली ज़्यादा सफल हो जाए सेम प्रोफेशन में, तब पुरुष की क्या हालत होती है। कोई गुल खिलाएगी तभी तो चंद। फिल्म में अमिताभ एक गायक होते हैं और उनका कैरियर बहुत अच्छा चल रहा था, बढ़िया रिकॉर्ड काफ़ी बिक रहे थे। एक दिन गांव जाते हैं और गांव में एक लड़की को गाते हुए देखते हैं। बड़े प्रभावित होते हैं उस लड़की से और उससे शादी करना चाहते हैं, तो उनकी माँ उससे शादी करवा भी देती थी। अब वो गायकी में उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब वो प्रोफेशनली ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। आजकल तो पति पत्नी साथ मिलकर काम करते हैं तो ऐसा ईगो आड़े नहीं आता, लेकिन इसमें कहानी उस दशक की है, 70 के दशक की। तब स्थितियाँ दूसरी थीं। 1974 में असरानी जी को एक हैप्पी गो रोल करने का मौका मिला फिल्म अजनबी में। अजनबी के डायरेक्टर शक्ति सामंत और इसके लीडिंग रोल में थे राजेश खन्ना और जीनत अमान। चले जीवन की हम सारी रस्में। राजेश खन्ना की ज़िंदगी में एक बड़ी प्यारी सी सलोनी सी लड़की आती है, जीनत अमान। प्यार हो जाता है, भीगते गाते हंसते खेलते एक दिन वो दुल्हन बन के उनके घर आ जाती हैं। निहायत ही शानदार गाना बरसात के मौसम पर। ये फिल्माया गया था पनवेल रेलवे स्टेशन पर। खैर, तो ये प्रेमी जीनत जी शादी होने के बाद राजेश के घर आ जाती हैं, पर खाना वाना उनको बनाना नहीं आता। अब यहाँ पर मदद करते हैं चेतन कुमार, मतलब असरानी जी। वो जीनत अमान को सिखाते हैं बढ़िया खाना कैसे बनाया जाता है और घर को कैसे और ज़्यादा
आरामदायक बनाया जाता है। मेरे बादल मेरे बदन को भिगोते मुझे। 1975 में असरानी जी को एक बार फिर से मौका मिला ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम करने का। इस मूवी में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, पर धर्मेंद्र लीडिंग रोल में थे, साथ में शर्मिला टैगोर थी और एक छोटा सा रोल जया भादुड़ी के लिए भी था। अब इसमें असरानी जी ने प्रशांत श्रीवास्तव नाम के युवक का रोल प्ले किया है, जो कि धर्मेंद्र और अमिताभ के कॉमन फ्रेंड होते हैं। अब बड़े बड़े कलाकार थे, धर्मेंद्र, शर्मिला, अमिताभ, जया, असरानी, ओम प्रकाश, लेकिन इस मूवी का जो असली कैरेक्टर था, सेंट्रल कैरेक्टर था, वो था हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी कुछ कॉमेडी वाली सिचुएशन इसमें क्रिएट की गई है। चुपके चुपके में कॉमेडी की बड़ी शानदार सिचुएशन क्रिएट की गई हैं, जैसे स्पेशली ओम प्रकाश जी को लेकर के। ओम प्रकाश, धर्मेंद्र और अमिताभ जब जब मिलते हैं कोई ना कोई एक विचित्र परिस्थिति खड़ी होती है और दर्शकों की हंसी आती है। और फिर आई शोले, और शोले में सलीम जावेद ने एक ऐसा रोल लिखा असरानी जी के लिए जिस रोल ने उनको अमर कर दिया। अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, उनका डायलॉग, उनकी अदा, उनकी स्टाइल छा गए वो। जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो। जब भी असरानी साहब किसी पब्लिक फंक्शन में जाएं या किसी और प्रोग्राम में जाएं, उनसे उनका एक रोल, फिल्म शोले वाला रोल जो लगभग 50 साल पहले उन्होंने किया था, वो अक्सर उनसे रिपीट करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए कहा जाता था, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। इस फिल्म में उनको हिटलर जैसा किरदार दिया गया है, बिल्कुल हिटलर जैसी मूछें और वैसा ही पहनावा, हंसने का ढंग भी कुछ वैसा ही। अब ये बड़ा अच्छा समय चल रहा था असरानी जी के लिए। शोले के ठीक बाद उन्हें बासु चटर्जी की एक फिल्म मिली और ये मूवी थी छोटी सी बात, जिनमें उन्होंने नागेश शास्त्री नाम के एक युवक का रोल प्ले किया है। और इसके हीरो थे अमोल पालेकर और हीरोइन थी विद्या सिन्हा। ये मधुर गीत लिखा था योगेश ने, जो उनके शुरुआती गीतों से। इस मूवी की नायिका थी विद्या सिन्हा और बड़ी शानदार अभिनय किया उन्होंने। इस मूवी में अशोक कुमार ने रोल प्ले किया है लव गुरु का, जो कि हीरो मतलब अमोल पालेकर को सिखाते हैं कि कैसे हीरोइन का दिल जीता जाए। अब इस मूवी में कहानी किसने लिखी थी? चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन। बता सकते हो आप ये गाना किस पर फिल्माया गया है? तो आप कहोगे कि हो सकता है अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा पर ही फिल्माया गया हो। ठीक सोच रहे हो आप, लेकिन फिल्म का कुछ हिस्सा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर भी फिल्माया गया है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि इस मूवी के निर्माण में फाइनेंशियल हेल्प जया चक्रवर्ती ने भी की थी। माने हेमा मालिनी की माँ जया इस मूवी की एक को प्रोड्यूसर थी। फिल्म मिली एक फीमेल ओरिएंटेड कहानी है, जिसमें जया भादुड़ी एक पेशेंट होती हैं, परनीशियस एनीमिया के पेशेंट, लेकिन बड़ी हंसमुख, बड़ी दिलखुश, काफ़ी जोश से भरी। और वो अमिताभ बच्चन जो कि एल्कोहलिक होते हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। भाई मेरे भाई हंसने के लिए मैंने कहा। आजकल परनीशियस एनीमिया के बेहतर इलाज हैं,
पर उस समय ऐसा नहीं था। तो जब अमिताभ को पता चलता है कि उनकी प्रेरणा स्रोत मिली खुद ही बीमार है, तो उसे छोड़ने का फैसला करने लगते हैं और छोड़ के जाने भी लगते हैं। लेकिन उनके दोस्त जिनका रोल असरानी ने प्ले किया था उन्हें वापस मोड़ देते हैं और वो फिर से मिली की ज़िंदगी में आ जाते हैं। खिलखिलाकर हंसती 1976 में असरानी की एक बड़ी शानदार मूवी आई थी। मूवी का नाम था बालिका बधू। तो ये मूवी डायरेक्ट की थी तरुण मजूमदार ने और इसकी स्टोरी लिखी थी बंगाल के मशहूर साहित्यकार बिमलकर ने। बड़े अच्छे लगते हैं। 1976 में ये गाना टॉप पर पहुंच गया था बिना का गीतमाला में। और ये गाना किशोर कुमार ने नहीं गाया, ये गाना गाया था अमित कुमार ने, किशोर कुमार के बेटे ने। ये रहना और तुम। बालिका बधू का निर्माण किया था शक्ति सामंत ने। तो इसमें लीड रोल के लिए लिया था सचिन, जो उस समय बाल कलाकार की तरह ही थे। सचिन को लिया था, साथ में थी रजनी शर्मा। और सचिन के जीजाजी के रोल के लिए लिया था असरानी जी को। का प्यार चलो रे कहा चलो चलो सुपार कहा गोरी के द्वार। बालिका बधू के पहले ही गीत में आप असरानी को बंगाली वेशभूषा में नाचते गाते देखेंगे। बड़ा जोबियल टाइप का रोल प्ले किया था। अब चूंकि उनके जिम्मेदारी में आ जाता है कि फिल्म के हीरो को ज़िंदगी के लिए तैयार करना, उसे ज़िंदगी की ज़रूरी बातें सिखाना, तो काफ़ी कॉमेडी वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। आएंगे एक आशियां, ये बनाएंगे एक राजश्री प्रोडक्शन में एक बार फिर से असरानी आए और इस बार मूवी थी तपस्या। तपस्या में वो राखी के भाई बने थे, छोटे भाई, जो कि घर छोड़ के चले जाते हैं और जिम्मेदारियों में साथ नहीं देते। देखो देखो छल्ले से भैया ने बांधा है पल्ला। मूवी में असरानी जी की पत्नी मंजू असरानी भी हैं, जिन्होंने उनकी पत्नी का ही रोल प्ले किया है और दोनों ने बड़ा प्यारा सा रोल प्ले किया है। उन पर एक गाना भी है, भाभी की उंगली में हीरे का छल्ला। आशियां, ये बनाएंगे एक आशियां। असरानी जी ने मूवी डायरेक्ट भी की हैं। तो 1977 में उन्होंने अपने पहले प्रयास में एक मूवी डायरेक्ट की। मूवी का नाम था चला मुरारी हीरो बनने। अब जैसा कि आपको मालूम है कि उनके फादर का कालीन का व्यवसाय था, पर उनका मन नहीं लगता था, ना ही पढ़ाई में लगता था। तो उन्होंने फिल्मी दुनिया में ट्राई करने की ठानी। कुछ ऐसी ही कहानी इस फिल्म की भी थी। जैसा भी दिल चाहे अब तेरा, मैं कुछ न बोलूं। चला मुरारी हीरो बनने में असरानी जी फिल्मी दुनिया में पहुंचते हैं, सफल भी हो जाते हैं, लेकिन व्यावसायिक दुनिया की उठापटक और राजनीति का शिकार हो जाते हैं। उन्हें एक स्कैंडल में फंसा दिया जाता है। उनकी प्रेमिका बिंदिया गोस्वामी उन्हें छोड़ के चली जाती है और फिर कैसे वो उन सारी परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं। लेकिन फिल्मी सफलता, इस तरह की सफलता डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वाली हर किसी के भाग्य में नहीं होती और चला मुरारी हीरो बनने एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी। मूवी अच्छी थी पर व्यवसाय कमजोर हुआ। क्या मैं सोचती हूँ जो अब आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इस मूवी में लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गेस्ट अपीयरेंस दिए हुए हैं। जितनी दुनिया की परवाह करोगे अपने आप से दूर होते जाओगे। साहित्यकारों की दुनिया में कमलेश्वर एक अच्छा खासा नाम है और उन्होंने अनेक फिल्मों की कहानियाँ लिखी हैं। और ऐसी एक कहानी लिखी थी उन्होंने B.R. चोपड़ा के लिए। फिल्म थी पति पत्नी और बो। तेरे नाम हाय हाय दिल करता है कि दिल। पति पत्नी और बो वैसे आदम और हब्बा की कहानी है
कि कैसे पति पत्नी के पायस रिश्ते में एक तीसरी ताकत प्रवेश करती है और उसमें बेईमानी किसकी तरफ से होती है। कोई मुश्किल थी ना हल था। इस मूवी के लीडिंग रोल में B.R. चोपड़ा साहब ने लिया था संजीव कुमार को, जो उनके पसंदीदा कलाकार थे, और साथ में थी विद्या सिन्हा, जो इससे पहले छोटी सी बात और रजनीगंधा में आ चुकी थी। तो ये दोनों कलाकार थे और असरानी साहब बने थे संजीव कुमार के दोस्त, बड़े चटपटे स्वभाव के, बड़े रंगीले। नाम था अब्दुल करीम दुर्रानी। खाना मना है सब उनसे कहते थे। कई बार मूवीज में असरानी साहब की हालत नमक की तरह होती थी। जब वो मूवी में हो तो उन्हें नोटिस नहीं किया जाता था, उनको नोटिस तब करते थे जब वो मूवी में ना हो। फिल्म सरगम में असरानी साहब बने थे एक डांस टीचर। अब सोचिए, उन्हें एक कॉमेडियन के रूप में जाना जाता था, तो जब वो डांस टीचर बने तो उनको कॉमेडियन ही मान लिया, पर एक अच्छे डांस टीचर बने थे। माने उनके आप हाव भाव और उनके मुद्राएं देखें तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो डांस टीचर नहीं है। ऐसे अनगिनत छोटे छोटे रोल हैं। तो खास बात यह है कि इतने सारे रोल, हर एक विविध टाइप का, पर हर रोल में उनने छाप छोड़ी। फिल्म द बर्निंग ट्रेन में वो बनते हैं एक कर्नल जो अपने साथियों को लेकर ट्रेन यात्रा करते हैं। द बर्निंग ट्रेन एक मल्टी स्टार मूवी थी। ढेर सारे कलाकार थे, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, धर्मेंद्र, डैनी, ढेर सारे कलाकारों से भरी इस मूवी में डेफिनेटली असरानी साहब के लिए कोई बहुत बड़ा स्कोप तो था नहीं। एक छोटा सा रोल था जिसमें वो कर्नल बने थे और ट्रेन में यात्रा करते थे, पर उस समय उन्होंने जो कॉमेडी सिचुएशन क्रिएट की बड़ी शानदार लगती है। इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं। असरानी साहब अभी दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी होंगे इस गाने को जरूर याद कर रहे होंगे, जिसके वो एक पार्ट थे। इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं। फिल्म जमाने को दिखाना, उनका रोल बड़ा छोटा था। एक ड्रंकार्ड का रोल प्ले किया था उनमें, शराब पी करके अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले इंसान का रोल प्ले किया था, जो एक तूफान अपने अंदर छुपाए रखता है लेकिन बाहर से कुछ दूसरी हरकतें करता है। जमाने को दिखाना है 1982 में बनाई थी, पर इस मूवी में R.D. बर्मन ने कुछ ऐसी धुनें बनाई हैं जो कि भविष्य का संकेत करती हैं, माने भविष्य में आने वाली फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक को दर्शाती हैं। आप उन धुनों को ध्यान से सुने और फिर आज 2020 के आसपास का म्यूजिक सुने, आपको एक सा लगेगा। पूछो ना यार क्या हुआ। कई सारे डायरेक्टर के परिवार का हिस्सा बन गए थे असरानी जी, इसलिए जब भी वो डायरेक्टर कोई नई मूवी बनाते तो उनके लिए एक रोल रिजर्व रखते थे। रोल भले ही छोटा हो लेकिन होता ज़रूर था उनके लिए एक रोल। और जब B.R. चोपड़ा ने द बर्निंग ट्रेन के बाद निकाह बनाई तो फिर से उनको एक रोल दिया। फिल्म निकाह में थी सलमा आगा, जो पाकिस्तान की एक अभिनेत्री थी। इस मूवी में गुलाम अली साहब का भी एक गीत है। असरानी साहब को इसमें एक पत्रिका के संपादक का रोल मिला था, पर होते हैं थोड़े खूंखार टाइप के, थोड़े विलेन टाइप का एक रोल था। और वो रोल भी उन्होंने, माने विलेन टाइप का एक रोल भी उन्होंने बड़े शानदार निभाया है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ काम करने के लिए फिल्म में काम करना या अपनी क्षमता के हिसाब से काम करना, अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करना, दोनों बातें अलग अलग होती हैं।
पर फिल्मी दुनिया का एक रूल है कि आप उनमें रहें, फिल्मों में रहें, और रोल छोटा भी हो तो जस्टिफाई करें। ऐसा ही एक रोल था फिल्म हिम्मत वाला में, जो उनके लिए खास डिजाइन किया गया था। गया मुलाकात है, ये रात है प्यार की। फिल्म हिम्मत वाला में उनका कॉमिक सेंस ज़बरदस्त है और वो शादी करना चाहते हैं श्रीदेवी से, तो शादी करने के लिए बड़ी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस मूवी में थे जितेंद्र उनके खास दोस्त थे, पर श्रीदेवी जी पहली बार हिंदी मूवी में आई थी और आते ही स्टार बन गई, हिंदी मूवी की एक सुपर स्टार जो बरसों तक उस पद पे कायम रही। अब ऐसे रोल देख करके, जैसा कि असरानी साहब ने इस मूवी में किया है, कभी कभी बड़ा पिटीफुल फील करते थे लोग बाग कि देखो भाई इतना सीनियर कलाकार है, कैसा रोल प्ले कर रहा है। पर असरानी साहब ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रोल ही होता है और निभाना हमारी ड्यूटी है, तो जैसा भी रोल मिला है हम करेंगे, क्योंकि हम उस मूवी का हिस्सा है, तो जो भी हमें डायरेक्टर कहेगा वो करेंगे। तेरी कदरदानियां, तेरी मेहर। फिल्म तेरी मेहरबानियां में उन्होंने एक विलेन टाइप का, कुछ काइयां मुंशी टाइप का रोल प्ले किया है। अब रोल तो खैर उन्होंने अच्छा ही प्ले किया, क्योंकि दर्शक जब उन्हें देखते हैं तो घृणा फील करते हैं। इसका तो रोल उन्होंने बेहद ही अच्छा निभाया था। कुर्बान तुझ पे मेरी। विजय रेड्डी डायरेक्टेड मूवी तेरी मेहरबानियां बनाई थी केसी बोकडिया ने। अब ये मूवी एक कर्नाटक मूवी, माने कन्नड़ मूवी थलिया भाग पे आधारित थी। कन्नड़ मूवी तो बहुत हिट हुई थी, तेरी मेहरबानियां लगभग एवरेज थी, पर केसी बोकडिया को असरानी साहब के साथ बड़ा ट्यूनिंग हो गई। और फिर जब बोकडिया साहब ने जब भी कोई मूवी बनाई तो असरानी साहब को ज़रूर कोई रोल दिया उसमें। फिर भी क्यों तेरा इंतजार। असरानी साहब ने एक गुजराती मूवी बनाई, अहमदाबादनो रिक्शावारो। अब ये लग की बात कही कि उनकी मूवी जो 77 में बनाई थी, चला मुरारी हीरो बनने, वो तो नहीं चली, लेकिन अहमदाबाद रिक्शावारो बढ़िया चली और इसमें उनके साथ थी उपासना सिंह। फिल्मों की दुनिया की तरह जिंदगी में भी बहुत सारे सपने होते हैं। कुछ सपने बिल्कुल भी रूट नहीं लेते, कुछ आधे अधूरे पूरे होते हैं और कुछ खिल के आते हैं। ज़िंदगी में अक्सर सबकी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, पर असरानी साहब की ज़िंदगी में एक कमी वो फील करते रहे कि उन्हें कोई एक ऐसा रोल मिलना चाहिए जो असाधारण हो, थोड़ा बड़ा हो। हालांकि रोल तो बहुत सारे हैं उनके, छोटे छोटे रोल बहुत सारे हैं और एवरेज से ऊपर ही हैं, फिर भी एक असाधारण रोल। अमिताभ बच्चन और गोविंदा की मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में उन्हें एक पुलिस अधिकारी का रोल प्ले करने का मौका मिलता है। अब पुलिस अधिकारी के रोल तो उनके चॉइस के थे, थोड़े कॉमेडी टाइप, थोड़े कड़क, थोड़े से फनी, लेकिन वो रोल उन पर सूट बहुत करते थे और ऐसे रोल उन्होंने बहुत सारे किए भी हैं। फिल्मों में कुछ जोड़ियाँ बड़ी चली हैं, जैसे कादर खान और असरानी साहब और अरुणा ईरानी। अक्सर देखा हुआ आपने, ये कॉम्बिनेशन अक्सर देखे होंगे। कादर खान और असरानी साहब को बहुत सारी फिल्मों में आपने एक साथ देखा होगा और बड़ा साथी का एक अजीब कॉम्बिनेशन था उनमें। फिल्म के लीडिंग रोल में थे अमिताभ बच्चन और गोविंदा, पर आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इस मूवी में गोविंदा अमिताभ पर भारी पड़े। अमिताभ थोड़ा अपने आप को ऑकवर्ड फील करते हैं इस मूवी में। इस तरह के मूवी का करैक्टर था, थोड़ा सा असहज फील करते हैं, पर उसी तरह के करैक्टर को गोविंदा ने बड़ा शानदार निभाया है। राजकुमार संतोषी ने
एक बड़ी शानदार मूवी बनाई है। मूवी का नाम है लज्जा। लीडिंग रोल में हैं मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित और उर्मिला मातोंडकर, और मेल कैरेक्टर में है अनिल कपूर। तो इस मूवी में अनिल कपूर एक बदमाश टाइप के लेकिन भले इंसान बने हैं, और एक दिन वो एक सुनार की 4 चूड़ियाँ लेकर के भाग जाते हैं, और वो रोल प्ले किया था सुनार वाला असरानी साहब ने। इस फिल्म में सभी महिला कलाकारों के नाम माता सीता के नाम पर थे, जैसे जनक नंदिनी, जनक दुलारी, राम प्रिया, जानकी, वैदेही। नए मिलियनम के आने पर बहुत सारे टीवी चैनल स्टार्ट हो गए थे, प्राइवेट टीवी चैनल, और ऐसे चैनल आने से असरानी साहब को या उनके जैसे रोल निभाने वालों को बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनके लिए ख़ास रोल डिज़ाइन होने लगे। और फिर 2000 और 2024 तक कई सारी ऐसे मूवी आई जिनमें असरानी साहब ने कोई ना कोई शानदार रोल प्ले किया। उदाहरण के लिए बागबानी देखें। बागबान में उन्होंने एक सरदारी का रोल प्ले किया था, जो अमिताभ बच्चन के दोस्त होते हैं। अमिताभ बच्चन उनके शुरू के दोस्त रहे हैं, फिल्म अभिमान से लेकर के और लास्ट के मूवी तक में भी आप उनको साथ में देख सकते हैं। नींद गई चैन खोने लगा कुछ तो। फिल्म बागवा उन भारतीय माता पिताओं की कहानी है जो अपने भविष्य के लिए, माने अपनी बुजुर्ग अवस्था के लिए पैसा जोड़ के नहीं रखते और फिर नई पीढ़ी के हाथों अपमानित होते हैं। फिल्म चुप चुपके में लीडिंग रोल था परेश रावल का, पर असरानी साहब को भी एक छोटा सा रोल मिला था। शर्मा जी नाम का कैरेक्टर था जो हाउस हेल्पिंग का काम करते हैं, और इस रोल में भी, माने बहुत मामूली से रोल में भी उन्होंने जान डाल दी। फिल्मी दुनिया के संगीत के स्पेक्ट्रम को आप देखें, 70 के दशक से लेकर के और अभी तक आने वाले संगीत में कितने तरह के वेवलेंथ वाले परिवर्तन हुए हैं, आपको इस एल्बम में जानने का मौका मिलेगा। आप में से जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद की होगी, उन्होंने फिल्म धमाल जरूर देखी होगी, एक आध बार तो देखी ही होगी। और इसमें असरानी साहब ने एक पिता का रोल प्ले किया है जो अक्सर अपने बेटे की पिटाई करते हैं किसी न किसी कारण से। मेरे दीकरे का खोराक भूल गया वो पप्पा। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। उनका ये रोल कड़क पिता वाला बड़ा हिट हुआ था और मूवी में बड़े शानदार तरह से फिट हुआ था। आपको बड़ी हंसी आएगी उस सीन को देखते हुए जब वो एक के बाद एक स्लैप अपने बेटे को लगाते हैं। जी पापा जी। कितना बोला उतना ही बोल। डायरेक्टर फ्रेंड्स की एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने असरानी साहब का बड़े फेथफुलनेस से साथ दिया है, और उन्हीं में एक डायरेक्टर थे प्रियदर्शन। प्रियदर्शन ने भी जब भी कोई मूवी बनाई एक रोल असरानी साहब के लिए जरूर रिजर्व रखा। जिंदगी के इस विशाल स्पेक्ट्रम में अनेक छोटे बड़े कलाकारों के साथ काम किया। अकेले में कभी कभी वो सारे मोमेंट्स याद आते रहे, और जब वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे तब भी वो रोल उनकी आंखों के सामने ही रहे, और उन्हीं के सुख छाँव में उन्होंने अंतिम सांस ली। उम्र का असर शरीर पर तो हो जाता है, लेकिन स्पिरिट तो ज़बरदस्त रहती है। स्पिरिट तो हमेशा ही जवान रहती है। मुझसे तो बिछड़े। असरानी साहब के पुराने मित्रों में कम ही बचे हैं। उनके जाने पर बड़े अश्रुपूरित तरीके से अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने उन्हें याद किया, उनकी पुरानी यादों को ताज़ा किया, वो सारे क्षण याद किए जो उनके साथ बिताए थे। आने दिन कैसे। कम ही लोग होते हैं जो जिंदगी के आखिरी मौके पे उन पलों को याद कर पाते हैं जो उन्होंने एंजॉय किए।